वेलकम टू द स्ट्रेट माइक। वर्ल्ड वॉर वन पर हमारी 4 पार्ट सीरीज में आपका स्वागत है। ये पहला हिस्सा है। आज हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूरोप ने 40 साल लगाकर एक बहुत बड़ा अल्लाव तैयार किया। हर देश अपनी अपनी सूखी लकड़ियां, हथियार, घमंड और पुरानी दुश्मनी लाकर उसमें डाल रहा था। हम बात करेंगे 1870 से लेकर जून 27, 1914 तक के लॉन्ग बिल्डअप की। आज हम उस चिंगारी की बात नहीं करेंगे जिसने आग लगाई, बल्कि उस बारूद की जो दर्शकों से जमा हो रहा था। एग्जैक्टली और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि WW1 कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये 1914 में अचानक से नहीं हो गया। ये दशकों की टेंशन, गहरी राइवलरीज और यूरोप में बदलते पावर बैलेंस का नतीजा था। ये एक ऐसी आग थी जो बहुत धीरे धीरे सुलग रही थी और 1914 में बस भड़क उठी। इट वॉज अ स्लो बर्न। तो चलिए स्टेज सेट करते हैं। 1900s की शुरुआत में यूरोप था ऐसा। व्हाट वाज द सीन लाइक? इमेजिन अ रूम फुल ऑफ ओल्ड एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज और एक नया, बहुत एम्बिशियस, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन अभी अभी एंटर हुआ है। वो है 1900s का यूरोप। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्पायर्स का दौर था। कुछ मेजर प्लेयर्स थे। सबसे पहले जर्मनी, वो नया, यूनिफाइड और बहुत एम्बिशियस इंडस्ट्रियल पावर हाउस जो दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। वो पार्टी में लेट कमर था और उसे लगता था कि उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और जाहिर है इस नए प्लेयर से पुराने वाले इनसिक्योर हो रहे होंगे, जैसे फ्रांस। एब्सोल्युटली। फ्रांस 1871 की फ्रैंको प्रशियन वॉर में जर्मनी से बुरी तरह हार चुका था। वो हार उनके नेशनल प्राइड पर एक गहरे जख्म की तरह थी। उनके अंदर जर्मनी से बदला लेने की एक ऑब्सेशन थी जिसे वो रिवांश कहते थे। रिवांश मतलब रिवेंज? हाँ, लेकिन ये सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी। ये फ्रांस की नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था। सोचिए, 40 साल तक बच्चों को स्कूल्स में मैप्स पर एल्सास लोरीन, जो इलाका वो हारे थे, उसे काले रंग में दिखाया जाता था, जैसे वो देश का एक बीमार अंग हो जिसे वापस जीतना है। वाओ, दैट्स इंटेंस। और ब्रिटेन का क्या रोल था इसमें? ब्रिटेन उस वक्त दुनिया का अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर था। दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर, सबसे पावरफुल नेवी। वो एक तरह से ग्लोबल पुलिसमैन था। लेकिन जर्मनी की नई इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर, खासकर उसकी नेवी, ब्रिटेन को एक डायरेक्ट चैलेंज लग रही थी। ब्रिटेन को अपनी नेवल सुप्रेमेसी पर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं था। और फिर दो पुराने स्ट्रगलिंग एम्पायर्स भी थे, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। रशिया एक विशाल फैला हुआ एम्पायर था, लेकिन अंदर से काफी अनस्टेबल। वो बाल्कन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, पैन स्लाविज्म के आइडिया के अंडर, कि वो सभी स्लाविक लोगों का रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ द स्लाव्स। और दूसरी तरफ था ऑस्ट्रिया हंगरी, एक बहुत पुराना मल्टी एथनिक एम्पायर जिसमें जर्मन्स, हंगेरियंस, स्लाव्स, रोमेनियन सब रहते थे। और उन्हें नेशनलिज्म की लहरों से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर नेशनलिज्म फैला तो उनका एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और एक और प्लेयर था जो कमजोर हो रहा था, द ऑटोमन एम्पायर। यस, द सिक मैन ऑफ यूरोप जैसा उसे कहते थे। ऑटोमन एम्पायर लगातार कमजोर हो रहा था, टूट रहा था, और उसके टूटने से यूरोप के साउथ ईस्ट में यानी बाल्कन्स में एक पावर वैक्यूम बन रहा था, और इसी वैक्यूम को भरने के लिए सब आपस में लड़ रहे थे। This brings me to that famous phrase, the powder keg of Europe. ये हमेशा सुनने में आता है। बाल्कन्स में ऐसा क्या था कि वो इतने वॉलेटाइल थे? इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म। ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो रहा था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया दोनों इस रीजन पर कंट्रोल चाहते थे, और साथ ही सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस जैसे नए देश इंटेंस नेशनलिज्म से भरे हुए थे। वो अपने इलाके बढ़ाना चाहते थे। सर्बिया का सपना था ग्रेटर सर्बिया बनाने का, जिसमें सारे सर्ब स्पीकिंग लोग एक देश में हों। इस वजह से बाल्कन्स एक ऐसा इलाका बन गया था जहां एक छोटी सी भी मिलिट्री या पॉलिटिकल क्राइसिस पूरे यूरोप को युद्ध में खींच सकती थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। स्कूल में हम सब ने युद्ध के 4 मुख्य कारण MAIN रटते हैं: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म। लेकिन आज हम इन किताबी शब्दों के पीछे की असली कहानियों को खंगालेंगे। लेट्स स्टार्ट विद M, मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म सिर्फ बड़ी बड़ी आर्मीज बनाने के बारे में नहीं था। इट वॉज अ कल्चरल थिंग। ये मिलिट्री पावर की ग्लोरिफिकेशन थी। एक ऐसी सोच
कि डिप्लोमेसी कमजोर लोग करते हैं और नेशनल गोल्स हासिल करने का असली तरीका वॉर है। हर देश अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा था, नए नए हथियार बना रहा था और वॉर प्लान्स तैयार कर रहा था। वॉर को इनएविटेबल और इवन डिजायरेबल माना जाने लगा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की नेवल आर्म्स रेस थी। एग्जैक्टली। जर्मन एडमिरल टिरपिट्ज ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को चैलेंज करने के लिए एक मैसिव बैटलशिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया। जर्मनी का गोल ब्रिटेन को हराना नहीं था, बल्कि इतनी स्ट्रांग नेवी बनाना था कि ब्रिटेन उनसे डिप्लोमेसी में डरे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटेन ने इसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखा और अपनी नेवी को और भी तेजी से मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। इस आर्म्स रेस ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी और डिस्ट्रस्ट का माहौल बना दिया। क्या ब्रिटेन का समुद्र पर एक छत्र राज हमेशा के लिए बना रहना था? दैट्स अ फेयर पॉइंट। जर्मनी के पर्सपेक्टिव से वो बस अपना लेजिटिमेट प्लेस इन द सन मांग रहे थे। उन्हें लगता था कि एक पावरफुल नेवी के बिना उन्हें ग्रेट पावर नहीं माना जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटेंशन से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है, और ब्रिटेन का परसेप्शन ये था कि जर्मनी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करने के बाद अब सीज पर भी डोमिनेट करना चाहता है, जो ब्रिटेन के लिए अनएक्सेप्टेबल था। गॉट इट। सो दैट्स मिलिट्रिज्म। अब आते हैं ए पर, अलायंस। ये तो सिक्योरिटी के लिए बनाए गए थे, राइट? हाँ, थ्योरेटिकली। और सबसे दिलचस्प बात यही है, ये गठबंधन बनाए तो गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, एक तरह की गारंटी के तौर पर। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इन्होंने यूरोप को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहां एक देश की छोटी सी गलती पूरे महाद्वीप को जंग में खींच सकती थी। सुरक्षा का हथियार ही तबाही के वजह बन गया। कौन से दो मेन कैंप्स थे? पहला था ट्रिपल अलायंस, जो 1882 में बना। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। ये एक फॉर्मल म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट था। मतलब अगर किसी एक पर हमला होता तो बाकी दोनों उसकी मदद के लिए आते। ओके। दूसरा कैंप था ट्रिपल ऑन्टेंट, जो धीरे धीरे 1907 तक बना। इसमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे। ये फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं था, बल्कि एक तरह की मॉरल ऑब्लिगेशन थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने की। So basically, एक fight between two guys in a corner of Europe could drag everyone else in because they were all friends of friends. Precisely. एक छोटा लोकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया के बीच एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे यूरोप को युद्ध में खींच सकता था। Everyone was tied to everyone else. Alright, M&A done. Next is I, imperialism, the race for colonies. Yes. ये वो दौर था जब एक देश की पावर उसकी कॉलोनीज से नापी जाती थी। ब्रिटेन और फ्रांस के पास अफ्रीका और एशिया में विशाल कॉलोनीज थीं। जर्मनी, जो इंडस्ट्रियल पावर में उन्हें टक्कर दे रहा था, कॉलोनियलिज्म की रेस में बहुत पीछे था। जर्मन लीडरशिप को लगता था कि बिना कॉलोनीज के जर्मनी एक वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। इसी प्लेस इन द सन की चाहत में जर्मनी ने अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस के इंटरेस्ट को चैलेंज करना शुरू किया, जिससे फ्रिक्शन और राइवलरी और बढ़ गई। एंड फाइनली, एन फॉर नेशनलिज्म। इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहाँ था? नेशनलिज्म उस दौर की सबसे पावरफुल फोर्स थी। हमने फ्रांस के रिवांश की बात तो की, लेकिन इसका सबसे एक्सप्लोजिव फॉर्म बाल्कन्स में था। वहाँ पैनस्लाविज्म का आइडिया था, जिसके मुताबिक रशिया खुद को सभी स्लाविक लोगों जैसे सर्ब्स का बिग ब्रदर या प्रोटेक्टर मानता था। एक मिनट, लेकिन सर्बियन नेशनलिज्म ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों था? उनके एम्पायर में तो और भी कई कम्युनिटीज थीं। सर्ब लोगों में ऐसा क्या खास था? ग्रेट क्वेश्चन। खतरा इसलिए था क्योंकि सर्बियन नेशनलिज्म का सपना एक ग्रेटर सर्बिया बनाने का था, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी के सदर्न प्रोविंसेस भी शामिल थे, जहां बहुत सारे स्लाव्स रहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी एक मल्टी एथनिक एम्पायर था। उसका पूरा फाउंडेशन ही इस बात पर टिका था कि अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स एक एम्परर के अंडर साथ रहें। सर्बियन नेशनलिज्म इस फाउंडेशन पर सीधा हमला था। अगर सर्ब्स अलग हो जाते तो चेक्स, पोल्स, क्रोएट्स सब अपनी आज़ादी मांगने लगते। फॉर वियना, सर्बियन नेशनलिज्म वाज अ डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। सो ये 4 पिलर्स थे जो यूरोप को वॉर की तरफ ढकेल रहे थे। लेकिन वॉर से ठीक पहले कुछ स्पेसिफिक क्राइसिस भी हुए होंगे जिन्होंने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया। बिल्कुल, ये छोटे-छोटे झटके थे जिन्होंने सिस्टम को और अनस्टेबल बना दिया। It all really started with the Franco-Prussian War of 1870-71. इस वॉर ने जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट किया, फ्रांस को हराया और उनसे एल्सास लोरेन छीन लिया।
इसने यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर हमेशा के लिए बदल दिया और बर्लिन को यूरोपियन डिप्लोमेसी का नया सेंटर बना दिया। और इसके बाद मोरक्को में भी टेंशन हुई, राइट? जर्मनी ने फ्रांस को चैलेंज किया था। यस, 2 बार। फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस 1905 में हुई। जर्मनी के काइजर विल्हेल्म II ने मोरक्को में फ्रेंच इन्फ्लुएंस को चैलेंज किया। उनका मकसद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो नया इंटेंट बना था उसे तोड़ना था, लेकिन हुआ उल्टा। ब्रिटेन ने फ्रांस का खुलकर साथ दिया और इंटेंट और भी स्ट्रांग हो गया। जर्मनी डिप्लोमेटिक तौर पर आइसोलेट हो गया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब जर्मनी ने 2 बार कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहा, और हर बार वो ब्रिटेन और फ्रांस को और करीब ले आया। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। इट वॉज। उन्होंने 1911 में फिर से कोशिश की, सेकेंड मोरक्कन क्राइसिस में, जिसे अगादिर क्राइसिस भी कहते हैं। जर्मनी ने अपनी गन बोट द पैंथर को अगादिर के पोर्ट पर भेज दिया। फिर से वही कोशिश और फिर से वही नतीजा। फिर से वही नतीजा। ब्रिटेन ने फिर फ्रांस का साथ दिया। जर्मनी को एक और डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा। इन क्राइसिस ने यूरोप में पोलराइजेशन और बढ़ा दिया। कैंप्स और भी क्लियर हो गए। सो ये तो वेस्ट में हो रहा था, बट द रियल फायर वाज इन द ईस्ट, इन द बाल्कन्स। That's where the situation was getting out of control. 1908 में बॉस्नियन क्राइसिस हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया एंड हर्जोगोविना, जहां एक बड़ी सर्बियन आबादी थी, को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया। इस कदम से सर्बिया बेहद नाराज हुआ। रशिया सर्बिया का समर्थन करना चाहता था, लेकिन जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को फुल सपोर्ट दिया और रशिया को पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने सर्बिया के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ नफरत को और गहरा कर दिया। और इसके बाद बल्कन वॉर्स हुई, जिन्हें WW1 का ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। यस, 1912 और 1913 में 2 बाल्कन वॉर्स हुई। पहली वॉर में बाल्कन देशों सर्बिया, बल्गारिया, ग्रीस ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से लगभग बाहर कर दिया। लेकिन दूसरी वॉर में वो जीते हुए इलाके के बंटवारे पर आपस में ही लड़ पड़े। करेक्ट, बट the biggest outcome of these wars was that Serbia's size and military power almost doubled. For Austria-Hungary, this was their worst nightmare come true. उनके बॉर्डर पर अब एक पावरफुल एक्सपेंशनिस्ट सर्बिया था, जो उनके लिए एक अनएक्सेप्टेबल थ्रेट था। और जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी बिना ब्रेक के ढलान पर लुढ़कती जा रही है। सबको दिख रहा है कि अंत में टक्कर होगी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पा रहा। So by June 1914, the stage was completely set. ऑस्ट्रिया हंगरी को सर्बिया से डर लग रहा था और सर्बिया एक ग्रेटर सर्बिया का सपना देखकर था। असैसिनेशन से ठीक पहले का कॉन्टेक्स्ट क्या था? सर्बिया के अंदर कई सीक्रेट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था, सभी सर्ब्स को एक ही देश के नीचे लाना, चाहे किसी भी तरीके से, वायलेंस इंक्लूडेड। इनमें सबसे कुख्यात संगठन था द ब्लैक हैंड, जिसके मेंबर्स सर्बियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस में भी थे। का दौरा करने की घोषणा की तो इन नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने इसे एक प्रोवोकेशन के रूप में देखा। साराजेवो एक ऐसा एरिया था जिस पर सर्बिया अपना दावा करता था। उनके लिए ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर एम्परर का वहां आना उनकी नेशनल प्राइड पर एक सीधा हमला था। द पाउडर केग वॉज फुल एंड इट वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ स्पार्क। So here's a final thought. June 27, 1914 तक क्या वॉर इनएविटेबल हो चुका था या इसे अब भी रोका जा सकता था? That's the great historical debate. एक तरफ अलायंस सिस्टम, आर्म्स रेस और नेशनलिज्म का मोमेंटम इतना बढ़ चुका था कि डिप्लोमेसी के लिए जगह कम होती जा रही थी। The system was tilting towards war. दूसरी तरफ यूरोप की इकोनॉमीज एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड थीं। ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया की रॉयल फैमिलीज में रिश्तेदारी थी। शायद कुछ लीडर्स, कुछ डिप्लोमैट्स इसे रोक सकते थे, लेकिन माहौल पूरी तरह से युद्ध के पक्ष में बन चुका था। What was the mood among common people? Many people, especially the youth, had war fever. नेशनलिज्म की वजह से उन्हें लगता था कि अपने देश के लिए लड़ना एक ग्लोरियस चीज है। उन्हें लगता था कि एक छोटा और डिसाइसिव वॉर सारे मसले हल कर देगा एंड द बॉयज वुड बी होम बाय क्रिसमस। उन्हें आने वाली तबाही का कोई अंदाजा नहीं था। दे हैड नो आइडिया ऑफ द इंडस्ट्रियल स्लॉटर दैट वाज अबाउट टू अनफोल्ड। अगली बार हम उस घटना की गहराई में जाएंगे जिसने इस पाउडर केग में आग लगा दी, आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का असैसिनेशन, और उसके बाद का केओटिक जुलाई क्राइसिस जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में धकेल दिया।